हाय, मैं हूं सोन साय। बायो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है पाचन तंत्र व पाचन की प्रक्रिया। सीधी पीएससी मेंस एग्जाम की वीडियो कड़ी में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि जो मैं वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य के जो हमारे जो पाचन तंत्र है दोस्तों, वह कितने भाग से बने होते हैं? दो भाग से बने होते हैं। ठीक, कितने भाग से बने होते हैं? दो भाग से। एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, तो हमारी जो आहार नाल है वह कहाँ से? मुख से शुरू होकर गुदा तक एक नली के रूप में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। यह 8 से 12 मीटर लंबी कई भागों से मिल करके बनी होती है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और एक लंबी नली के रूप में शुरू होकर क्या है, 8 से 12 मीटर तक ये लंबी रहती है और ये गुदा द्वार तक बनी होती है ना, गुदा तक रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल के चलिए भाग को देखते हैं। तो पहला है मुख गुहा या मुख। तो यह दो जबड़ों के मध्य एक दरार के रूप में खुलता है। इसके भिन्न भाग पाए जाते हैं, जैसे तालू, जिह्वा, दांत, है ना। हमारे जो मुंह को अगर देखेंगे तो अंदर की जो रहता है तालू, तालू इस बीच में क्या है? जिह्वा लगे रहते हैं, जीभ लगे रहते हैं हमारे, और उसमें रहते हैं दांत। ठीक है, ये दांत क्या होते हैं? भोजन को पीसने का काम आता है। जिह्वा रहता है, उसको मिक्स करने का काम आता है। और उसमें पाए जाने वाले जो विभिन्न जो लार ग्रंथि रहते हैं, उसको भोजन को क्या करते हैं? मिक्सअप करते हैं। पाचन वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा भाग है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा को आगे को और फनल के आकार की गुहा में खुलती है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा को देखना, एक फनल के आकार की, चाड़ी के आकार की गुहा में जो हमारे मुख जो खुलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी नेक्स्ट कहाँ खुलती है? ग्रास नली में। यह ग्रसनी की को अमाशय में जोड़ने का कार्य करता है। हमारा ग्रास नली क्या करता है? ग्रसनी को अमाशय में जोड़ने का काम करता है। इसकी दीवारें श्लेष्मा का स्राव होता है। दीवारों में क्या होता है? श्लेष्मा का स्राव होता है, जिससे ग्रास नली की दीवारें नम बनी रहती है, जिससे भोजन आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। तो ग्रास नली में आमाशय से यह क्या करता है? ग्रास नली जोड़ने का काम करता है। और इसका दीवार क्या होता है? श्लेष्मा युक्त रहता है। वही जो श्लेष्मा है ये क्या करता है? भोजन, ताकि हम जो निगलते हैं वह आसानी से आमाशय तक पहुँचे। अब चलिए देखते हैं अमाशय। अमाशय यह सबसे चौड़ा और जे आकार का थैलीनुमा संरचना होती है, जिसकी दीवारें क्या है? जठर ग्रंथियों से जठर रस्रावी होती है ना। जिसकी दीवार में क्या पाते हैं? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। हमारा जो अमाशय है अगर खाली अवस्था में रहेगा तो पूरा एक थैलीनुमा संरचना है, बहुत चौड़ा संरचना रहता है। अगर हम देखें तो अमाशय को, तो इस प्रकार से कैसे रहता है एक, ठीक है। तो ये संरचना रहता है अमाशय का। ठीक है, तो ये जो अमाशय की जो संरचना है ये क्या है? खाली रहता है तो जे आकार के दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी के जो दीवार में क्या रहते हैं? जठर रस, जठर ग्रंथियाँ पाई थी, जहाँ से जठर रस निकलता है। जो जठर रस क्या रहते हैं? पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, जठर रस क्या रहते हैं? पाचन में सहायक होते हैं। अमाशय में उपस्थित पेप्सिन से प्रोटीन और पेप्टोन में परिवर्तित होते हैं। प्रोटीन कहाँ पर? पेप्टोन में। ठीक है, प्रोटीन क्या रहते हैं? छोटे छोटे जो एमिनो एसिड है वहाँ पर से टूटता है। ठीक है, तथा दूध का जो कार्सिनोजन है कैल्शियम पैरिक एसिड में बदल करके, ठीक है, ये सब काम कौन करता है? पहले कैल्शियम पैरिक एसिड में ये बदलने का काम करता है रेनिन करता है। और HCl रहता है हमारे भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है उसे यह नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अमाशय में जैसे ही हमारा जो भोजन है वह भोजन इंटर करता है, ठीक है, क्योंकि ये देखो जे आकार की थैला रहता है, तो उसमें पाए जाने वाले जो जठर रस है, ठीक है, जठर जो ग्रंथि है वहाँ से जठर रस रहता है। ठीक है, जठर रस का मतलब है मिले जुला जो एंजाइम का एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो प्रोटीन से पेप्टोन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, दूध का जो कैल्सिनोजन है वह कैल्शियम पैरिक एसिड बदल लेगा। और ये सब काम कौन करता है? रेनिन करता है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। ठीक है,
और यहाँ जो स्रावित जो HCl रहता है, ठीक है, जो खट्टी डकार के टाइम जो आता है, देखियो जो आता है तो क्या होता है, मुख पूरा कड़वा कड़वा लगता है। तो वहाँ पर उस समय क्या होता है, पूरा सबको मिक्सअप जो करता है, भोजन जितने भी जो सूक्ष्म जीव है उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, अब देखते हैं आमाशय से भोजन कहाँ पहुँचते हैं, छोटी आंत में। ठीक है, तो छोटी आंत को देखते हैं। आमाशय में आंशिक पाचित भोजन एक छोटी आंत में आती है। इसकी लंबाई 6.5 मीटर होती है, या 2 भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, हमारी जो आमाशय में से जो भोजन जो जाती है कहाँ आती है, छोटी आंत में जाती है। ठीक है, और ये छोटी आंत कितना रहता है, लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है। इसका भी हम 2 भाग देखते हैं। एक ग्रहणी या यू आकार की नली होती है, इसे पित्तवाहिनी तथा अग्नाशयी नलिका संयुक्त रूप में खुलती है। कौन कौन खुलती है, पित्तवाहिनी तथा अग्नाशयी नलिका संयुक्त रूप में खुलता है ग्रहणी में। दूसरा भाग है इलियम। यह छोटी आंत का पिछला भाग होता है, जिसकी लंबाई 5.5 मीटर है तथा इसकी दीवार में प्रवर्त होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, और इसी विलाई के द्वारा भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है। जो इलियम में जो विवस्थित जो विलाई रहता है, उसी से जो भोज्य पदार्थ है वो क्या होता है, अवशोषण होता है। अब आते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत एक लंबी नली में खुलती है। ठीक है, इलियम कहाँ खुलती है, बड़ी लंबी नली में खुलती है। इसकी लंबाई की तो 1.5 लगभग 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलम और मलाशय। ठीक है, और इसी से जो अपचित जो भोज्य पदार्थ है स्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। कहाँ पर करते हैं, मलाशय वाले हिस्से में। ठीक है, तो पहला देखते हैं सीकम। ठीक है, तो यह बड़ी आंत का प्रथम भाग है, जो छोटी आंत के आंतरिक भाग इलियम से जोड़ता है। ठीक है, सीकम वाला भाग कहाँ जुड़ता है, इलियम से जोड़ता है। इससे सहजीवी जीव पाया जाता है, जो क्या करते हैं, सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। और ये शाकाहारी जंतु में खास करके जो एक छोटी सी और संरचना पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी में जो क्या करते हैं, सेलुलोज को पाचन करने के लिए जो संरचना पाए जाते हैं सीकम, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कृमि रूपी अपेंडिक्स। ठीक है, तो जितने भी जो शाकाहारी जंतु है ना, जो घास खाते हैं, वो सब में क्या है, अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे इसमें अपेंडिक्स क्या आते हैं, अवशेषी अंग रहता है। ठीक है, हमें मानव में क्या रहता है, अपेंडिक्स अवशेषी अंग रहता है। दूसरा है कोलिन। यह बड़ी आंत का दूसरा भाग है। यह मुख्यतः अपचित भोजन से पानी का अवशोषण करता है। इसके अतिरिक्त कुछ खनिज तत्व, मेडिसिन वगैरह को भी अवशोषण करते हैं और नियंत्रण का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरा भाग है मलाशय। ठीक है, यह बड़ी आंत का तीसरा आंतरिक भाग है। यह भोज्य पदार्थों को अस्थायी रूप से यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकता है। ठीक है, देखो मलाशय में क्या अर्थ है, जो भोज्य पदार्थ है अस्थायी रूप से यहाँ रुकता है। नेक्स्ट है मलद्वार। ठीक है, जो मलाशय में जो संचित जो रहता है अपचित भोज्य पदार्थ, जो बचा खुचा अवशिष्ट जो पदार्थ बचता है, वह मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल जाता है। ठीक है, भोजन को क्या करते हैं, विक्षेपित करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जो मल के रूप में होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे इस प्रकार से चित्र में। तो सबसे जो पहला भाग कौन सा है, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा में पहुँचे तो यहाँ पर यहीं पर रहता है तालू, जिह्वा। ठीक है, दांत यहाँ रहता है मुंह में। ठीक है, जो कहाँ खुलता है, देखो यहीं पर लार ग्रंथि रहता है, पाचक ग्रंथि में हमारा। ठीक है, अब ये आता है ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी से हमारा भोजन ग्रास नली। ठीक है, यहीं पर जो म्यूकस रहता है, जैसे मैं बताया था। ठीक है, ग्रास नली से सीधा हमारा भोजन आता है अमाशय में। यहीं पर क्या आता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है अमाशय में। ठीक है, क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। ठीक है, अब देखो यहाँ पास ये वाला जो भाग है, इसे हम ग्रहणी बोलते हैं या डियोडिनम। छोटी आंत का भाग है ग्रहणी या डियोडिनम। ठीक है,
यहीं पर कौन खुलता है, ये जो लीवर वाला भाग है, यकृत वाला भाग है, कौन खुलता है, यकृत और ये पित्त वाहिनी। ठीक है, यकृत और पित्त वाहिनी यही खुलता है, कहाँ खुलता है, ग्रहणी में खुलता है। जहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी जो भोज्य पदार्थ हैं, हम अभी पाचक ग्रंथि पढ़ेंगे तो यहीं से भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, अभी छोटी आंत में आ जाएगा। छोटी आंत में जैसे ही भोज्य पदार्थ आता है यहाँ पास, ठीक है, छोटी आंत में ग्रहणी के बाद में जितने जो इलियम वाला जो भाग है, ठीक है, तो छोटी आंत में यहाँ पास क्या आते हैं, जितने जो विलाई पाए जाते हैं छोटी आंत का, ठीक है, पूरा भाग को यहाँ पर छोटी आंत कहते हैं। तो इसी भाग में जो भोज्य पदार्थ का क्या होता है, पाचन होता है मोस्टली, और यही क्या होते हैं, अवशोषण होता है। कहाँ पास, विलाई के द्वारा। फिर भोज्य पदार्थ कहाँ पहुँच जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होकर के अवशोषण होकर के मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पाचक ग्रंथियाँ। ये तो हुआ हमारा आहार नाल। दूसरा जो हिस्सा है हमारे पाचन तंत्र का, वह है पाचक ग्रंथियाँ। तो आहार नाल से संबंधित ग्रंथियाँ जो भोजन के पाचन में सहायता करती हैं, पाचक ग्रंथियाँ कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, पाचक ग्रंथियाँ कहलाती है। तो यह भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक ग्रंथियाँ और दूसरा होती है बाह्य। तो चलिए देखते हैं आंतरिक ग्रंथियाँ। ये एक प्रकार के कोशिकाओं के समूह से बनती है और स्राव को आहार नाली गुहा में स्राव करती है। आहार नाल की दीवारों में यह पाई जाती है। ठीक, कहाँ पाई जाती है, अपने देखो कोशिका की क्या होती है, समूह होती है जो आहार नाल की दीवारों में पाई, जैसे जठर रस वगैरह बताया था ना, तो वो सब क्या है, आहार नाल की दीवार में पाई जाती है। लार ग्रंथि हुआ। ठीक है, तो पहला इसमें है लार ग्रंथि। तो सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एवं पैराटोइड लार ग्रंथियाँ मनुष्य में पाई जाती है। कौन कौन सा, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एवं पैराटोइड लार ग्रंथियाँ। ठीक है, जो टाइलिन एवं लाइसोजाइम का श्रावण करती है। ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने का व जीवाणु को नष्ट करने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लार ग्रंथि जो स्राव हो जाता है, क्योंकि हम भोजन में क्या करते हैं, मुख से बातें, उस समय क्या होता है, लार निकलता है। तो उसी लार में रहता है सब में से जो पैराटोइड लार ग्रंथि जो रहता है, ठीक है, एंजाइम जो निकलता है लार हमारा, ठीक है, वहाँ से क्या टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम, दो प्रकार क्या, टाइलिन और लाइसोजाइम, यही क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, लार से। दूसरा चीज है यकृत। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, यकृत हमारा क्या है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होता है। ठीक है, यह पित्त रस का श्रावण करती है, जो भोज्य क्या होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो यकृत में क्या अर्थ है, एक और रहता है पित्ताशय पाया जाता है, जो क्या करता है, यकृत से और पित्त रस से क्या होता है, एंजाइम जो स्राव होता है पित्त रस का, जो क्या भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, अब देखते हैं अग्नाशय। यह दूसरी बड़ी ग्रंथि है जहाँ पर अग्नाशयी रस का श्रावण करता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाह्य ग्रंथि को। तो बाह्य ग्रंथि, ये ग्रंथियाँ आहार नल के बाहर स्थित होती हैं। जो ग्रंथियाँ उपकला उत्तक के बनी होती है, किसका बनी होती है, बाह्य उपकला उत्तक के, जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थों को नलिका द्वारा आहार नल के गुहा में पहुँचाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, बाह्य ग्रंथि कहलाती है। अब देखते हैं पाचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया में देखो, पाचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा लेंथ का ध्यान रखें हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेंथ का आपका मैनेज करना। ठीक है, अगर आपको ये पाचन प्रक्रिया का डिटेल वीडियो का किसी चाहिए होगा तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नीचे कमेंट करें अगर किसी को डिटेल चाहिए तो, है ना, क्योंकि CGPSC को मद्देनजर रख करके वीडियो को बनाया गया है ना। तो चलिए देखते हैं पाचन प्रक्रिया। तो पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ
एंजाइम की सहायता से भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करके आहार नली कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करना पाचन कहलाती है। तो हमारे पाचक ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम सहायता से हम जो भी भोजन करते हैं, चाहे वो स्टार्च के रूप में हो, प्रोटीन के रूप में हो, वसा के रूप में हो, उस भोज्य पदार्थ को हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, जल अपघटन के द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं, सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। और सरल भोज्य पदार्थ हम परिवर्तित करके हमारे आहार नाल के द्वारा कि उसके कोशिका जो विलाई के द्वारा अवशोषण करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो पाचन में तो एक होता है जो मैकेनिकल, फिर उसके बाद भी एंजाइमेटिकल पाचन होता है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल जो पाचन है वह क्या होता है, दांत के द्वारा हम भोजन को पीसते हैं, फिर एंजाइम के द्वारा उसको क्या है विभिन्न डाइजेस्ट करते हैं, फिर क्या होता है पाचन के बाद में उसको अवशोषण किया जाता है, और उसके बाद में क्या होता है बहिक्षेपण, जो बचा खुचा जो भोज्य पदार्थ है, ठीक है, जो अवशेषी पदार्थ है उसे बाहर कर देते हैं गुदा द्वार के द्वारा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं यहाँ से। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। इसमें उपस्थित दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, फिर उपस्थित लार ग्रंथियाँ एंजाइम स्टार्च का आंशिक पाचन करते हैं। यह भोजन ग्रसिका से होता हुआ अमाशय में पहुँचता है। अमाशय द्वारा स्रावित जठर रस प्रोटीन एवं वसा के छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा भोजन अमाशय में पहुँच जाता है तो वहाँ पर जो जठर रस रहता है प्रोटीन और वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, वसा को ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। ठीक है, इस प्रकार मैं आगे और तथ्य हम बताऊँगा। ठीक है, तोड़ते हैं। तत्पश्चात भोजन छोटी आंत में पहुँचता है, जहाँ ग्रहणी में अमाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयी रस, पित्त द्वारा स्रावित पित्त रस द्वारा रासायनिक क्रिया होती है। एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पूर्ण पाचन करते हैं। ठीक है, हमारा जो एंजाइम है भोजन में उपस्थित जितने भी जो पदार्थ हैं, चाहे वह वसा हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सबका पूर्ण पाचन करते हैं। ठीक है, इलियम में उपस्थित विलाई भोजन का अवशोषण करती है। ठीक है, हमारी छोटी आंत में जो इलियम वाला जो हिस्सा है, इलियम में जितने भी जो विलाई रहता है, माइक्रोविली जो उसको बोलते हैं, अगर हम देखें तो कैसे रहता है, अगर इस प्रकार से, जैसे ये दीवार है इलियम का, तो इसमें छोटे छोटे क्या आते हैं, माइक्रोविलाई रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं माइक्रोविलाई के द्वारा क्या आते हैं, भोज्य पदार्थ का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो एमिनो एसिड हो। ठीक है, उससे क्या करते हैं, इलियम के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, जो इलियम के जो दीवार में जो मैक्रोविली रहते हैं उसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तथा जो अपच जो शेष भोज्य पदार्थ है वह बड़ी आंत तक पहुंच जाता है, जहां अवशोषी पदार्थों उपस्थित पानी के क्या होता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है बड़ी आंत की दीवार के द्वारा। ठीक है, और मलाशय से होते हुए मल द्वार के द्वारा क्या होते हैं, बहिक्षेपण कर जाता है। जो बचा खुचा जो भोज्य पदार्थ अवशेषी पदार्थ है उसे क्या है, मल द्वार के द्वारा बहिक्षेपण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पाचन पूरा होती है। ठीक है, चलिए कुछ तथ्य में देखते हैं, नज़र डालते हैं। तो तथ्य रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ना। अगर आपको पूछ देता है कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, 30 नंबर पूछ देते हैं, तो जो प्रोटीन का पाचन है, ठीक है, अग्नाशयी रस, ठीक है, जो प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है उसके द्वारा होता है। तब प्रोटीन में देखो पेंटोन, प्रोटियोज, ये जो पदार्थ है इसका कौन कौन से एंजाइम के द्वारा, टिप्सिन, क्राइमोटिप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसके द्वारा डाईपेप्टाइड में बदला जाता है। ठीक है, तो काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा डाईसैकेराइड में जल अपघटन होते हैं। देखो पॉलीसैकेराइड रहता है स्टार्च, वह क्या एमाइल से उपस्थिति में डाईसैकेराइड ग्रुप में का निर्माण करता है, डाईसैकेराइड जैसे हमारा जो शुगर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वसा पित्त की मदद से लाइपेज द्वारा क्रमशः डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। ठीक है, तो वसा किसके प्रेजेंट में, लाइपेजेज के प्रेजेंट में, तो वसा लाइपेज प्रेजेंट में डाईग्लिसराइड, और डाईग्लिसराइड फिर किसमें टूटता है, मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, और अग्नाशयी रेस न्यूक्लियस, न्यूक्लिक अम्ल का न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोसाइड। जैसे देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या में न्यूक्लियोटाइड में टूटता है, और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में टूटता है। ठीक है, कुछ और तथ्य हैं
जैसे देखो डाइपेप्टाइड का डाइपेप्टेज के प्रेजेंट में इम्यूनो अम्ल बनता है जो वहाँ बना था, ठीक है। माल्टोज है, माल्टेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज और सुक्रोज बना है, ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाता है। गैलेक्टोज को, ठीक है, यह अमाशय में घटता है। गैलेक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लैक्टोज क्या मतलब लैक्टोज कहाँ दूध में पाया जाता है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। सुक्रोज जो हम शुगर जो खाते हैं या गन्ना में जो पाते हैं फ्रूट शुगर, इसे सुक्रोज के प्रेजेंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, ठीक है। फिर क्या है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड ये क्या होता है न्यूक्लियोसाइड में टूटता है, न्यूक्लियोसाइडेज में शर्करा और क्षार में टूटता है, ठीक है। और डाई मोनोग्लिसराइड लाइपेज के प्रेजेंट में वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है, ठीक है। कुछ अवशोषण से संबंधित हम देखते हैं कौन कौन से जो पदार्थ है कौन कौन से भाग में अवशोषण होते हैं उसको, ठीक है। तो मुख में देखते हैं, तो मुख में जब देखते हैं तो जिह्वा के जो निचली सतह के म्यूकोसा संपर्क में आता है, ठीक है। जैसे कुछ औषधि है, ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह, जैसे इसीलिए खास देखना होम्योपैथी मेडिसिन को मुंह में चूस करके खाने के लिए बोला जाता है ना। तो जिह्वा के निचली सतह का जो म्यूकोसा संपर्क में आता है तो क्या आश्रित होकर के रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित कर लिया जाता है मुख से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अमाशय के द्वारा, अमाशय द्वारा क्या क्या अवशोषित होता है, जल, सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब सरल शुगर जैसे मुझे जितने मोनोसेकेराइड है वो, एल्कोहल आदि का अवशोषण यहाँ अमाशय में होता है, ठीक है। छोटी आंत में हम देखते हैं तो पोषक तत्वों का अवशोषण प्रमुख अंग है ये, यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरा होती है और पाचन का अंतिम जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, एमिनो अम्ल, म्यूकोज द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण हो जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में देखते हैं जल, कुछ खनिज पदार्थ और औषधि का अवशोषण होता है, कहाँ पर बड़ी आंत में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पाचन की प्रक्रिया है यह पूरी होती है, ठीक है दोस्तों। आशा है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें, है ना, ताकि ये वीडियो क्या है आप तक पहले से पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।